हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान जो आप लोग का सेंटर परीक्षा होने वाला है और इनके साथ साथ फाइनल परीक्षा के लिए जो है ना हम लोग टोटल 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके सेंटर परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इनके साथ साथ फाइनल परीक्षा में ये 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है ना ये 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में या फिर इटली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ रूस में। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, दास कैपिटल की रचना किसने की, कार्ल मार्क्स ही ने ही की। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको रूस में या फिर जापान या फिर चीन में या फिर क्यूबा में। तो दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना रूस में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे, तो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स की या फिर टोल्स्टॉय की या फिर दोस्तोवस्की की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एंजल्स की। तो दोस्तों, वार एंड पीस जो है ना ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न आपका लंदन टॉप क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कराए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया फरवरी के महीने 1917 में या फिर नवंबर के महीने 1917 में या फिर अप्रैल के महीने 1917 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1905 में। तो दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति जो है ना नवंबर के महीने 1917 ईस्वी में हुई थी, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अंगुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में या फिर थाईलैंड में या फिर लाओस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है काम्बोडिया में। तो दोस्तों, अंगुरवाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अंगुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था, दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो आपका एग्जाम आने वाला है यानी कि होने वाला है फ्यूचर यहाँ पे नवंबर में, ठीक है, तो उसी का यहाँ पे हम लोग जो है ना 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न जो है ना सेट परीक्षा में आपका आग लगा देगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना ऐसे महत्वपूर्ण है, ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, अगर आप क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का जो है ना ऑफिशियल आंसर की चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, और इनके साथ साथ जो सेंटर परीक्षा होने वाला उसका आंसर की जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके जो है ना आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड वासी या फिर फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डच। तो दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, दोस्तों कोलोन कहा जाता था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय या फिर जैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अजैव। तो दोस्तों, कोयला जो है ना यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आने वाले समय में जो है ना कोयला समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया मानवकृत, या फिर पुनः पूर्ति योग्य, या फिर अजैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अचक्रिय। तो दोस्तों ऐसे में तो सौर ऊर्जा जो है ना ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते, लेकिन नवीकरणीय नहीं देखने को मिलेगा ना, लेकिन आप लोग को पुनः पूर्ति योग्य देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बलुई मृदा, या फिर रेगुर मृदा, या फिर शाल मृदा, या फिर पर्वतीय मृदा। तो दोस्तों काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना क्या है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों काली मृदा का जो दूसरा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मृदा का नाम दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों ये रेगुर मिट्टी जो यानी कि काली मिट्टी जो है ना कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सही प्रश्न आपका लंदन टॉप क्वेश्चन है, आएगा ही आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ये मेरा गारंटी है। फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो आना निश्चित है। इनके साथ साथ सेंटम परीक्षा में 100% आएगा। तो देखिए यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है ना राजस्थान राज्य में है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को तो देख लेते, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिलेगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको देखिए गेहूं, या फिर सरसों, या फिर चावल, या फिर मटर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो यहाँ पे खड़ी फसल होगा ना चावल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी में होती है। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में होती है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उष्ण, या फिर शीतोष्ण, या फिर उष्ण आर्द्र, या फिर उष्ण शुष्क। तो दोस्तों चावल जो है ना ये उष्ण शुष्क जलवायु की पौधा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मोस्ट कर देंगे एग्जाम में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि चावल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया खरीफ फसल, या फिर रबी फसल, या फिर जायद फसल, या फिर इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों चावल एक प्रकार का जो है ना खरीफ फसल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका कपास के लिए, या फिर लीची के लिए, या फिर गेहूं के लिए, या फिर बाजरा के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कपास की खेती जो है ना गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन, विटामिन डी, या फिर वसा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते दाल में जो है ना प्रोटीन पाई जाती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। जो आपका ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में मौज कर देंगे। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आप लोग का आने वाले जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा है ना, यानी कि जो सेंटअप परीक्षा सभी जो है ना परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है ना इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों रहा बात की आप लोग का जो सेंटअप परीक्षा होगा ना, उसके लिए आप लोग को ऑफिशियल आंसर की हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट में जाके विजिट जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के जो है ना सेंटअप एग्जाम के आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना जरूर विजिट कीजिए, या फिर गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं www.majortarget.co.in। आप लोग को क्या सर्च करना है, www.majortarget.co.in। ठीक है, .co.in। तो ये सर्च करके जो है ना आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इससे पहले आप लोग www लगाइएगा www.majortarget.co.in। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ऑप्शन ए में आपका दे जवार या फिर धान या फिर गेहूं, और ऑप्शन डी में आपका दे प्रोटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है तो दोस्तों रबी फसल जो है ना गेहूं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों गेहूं का उत्पादन विश्व में भारत का स्थान जो है ना दूसरा स्थान, यानी कि गेहूं का उत्पादन जो होता है ना पूरा विश्व में भारत कौन सा स्थान में आता है, दूसरा स्थान में आता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकसभा या फिर विधानसभा या फिर मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं भारत में जो औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था होता है ना पंचायती राज व्यवस्था में होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जो है ना MBBI है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए में आपका किंग मार्टिन लूथर या फिर महात्मा गांधी या फिर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स या फिर जो जेड गुडी। तो दोस्तों ये जेड गुडी जो है ना ये लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे हमारा डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, भी प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए में आपका धर्म पर, जाति पर या फिर क्षेत्र पर। ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या करा कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में या फिर राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया त्रिपुरा में। तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र जो है ना भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 110% देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ जो सेंटर परीक्षा होगा ना उसके लिए ये सभी प्रश्न रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा के लिए जो आंसर की जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट measuretarget.co.in पर जो है ना जाके वहां पे विजिट जरूर कीजिएगा। आप लोग को सभी प्रश्न का आंसर के साथ साथ ठीक है मिल जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में आपका पंच या फिर सरपंच या फिर प्रमुख या फिर नियामित। आप लोग को जो है ना फटाफट हम बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, आप लोग को बता देते हैं कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए या फिर लाइव चैट में कमेंट फटाफट से कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से करा है कि संघीय और अध्यक्षीय या फिर संघीय या फिर संसदीय या फिर एकात्मक और अध्यक्षीय, और ऑप्शन डी में आपका एकात्मक और संघीय। तो दोस्तों भारत में जो है ना संघीय और संघीय यानी कि प्रशासन प्रणाली है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए में आपका 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष का होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लल्लन टॉप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से करा कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको महापौर या फिर नगर प्रधान या फिर नगर सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पटना नगर निगम के प्रधान को जो है ना नगर निगम कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नगर निगम। ये भी प्रश्न जो है ना MBBI बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग को कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप को जो है ना इनमें से कौन है, दोस्तों नगर निगम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, लघु-उत्तरीय प्रश्न और इनके साथ साथ मैथ्स के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे सिंपली जाके या फिर गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं www.measuretarget.co.in में जो है ना क्लास 10 के सभी विषय का महत्वपूर्ण
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है ना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में। अभी से पढ़ के जो है ना 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र जो है ना सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जो है ना औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका अमेरिका में, या फिर रूस में, या फिर भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, भारत अपना देश में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 15 मार्च 1950 में, या फिर 15 सितंबर 1950 में। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराया कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अविकसित, या फिर विकसित, या फिर अर्ध विकसित, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी देश का राष्ट्रीय सबसे ज्यादा होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी देश का राष्ट्रीय कम होता है, या फिर जो भी देश गरीब होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अविकसित देश कहेंगे, या फिर विकासशील देश कहेंगे। जैसे कि है भारत एक प्रकार का क्या हो गया, विकासशील देश हो गया। ठीक है, और विकसित देश के क्या क्या हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, ये सब कौन सा देश है आपका, विकासशील देश है। ठीक है, विकसित देश है, आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको पंजाब को, केरल को, या फिर बिहार को, या फिर दिल्ली को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जो अपना राज्य बिहार है ना, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि 80% आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो सकता है। आप जो है ना सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में मौज कर देंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, या फिर इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको ब्रिटेन में, भारत में, या फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन में पड़ी। कहां पे पड़ी, ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको अंबेडकर, या फिर काशीराम, या फिर मायावती, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रामविलास पासवान। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग बता देते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है ना कौन है। तो दोस्तों देखिए आप लोग को बता देते हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में आपको अंबेडकर, या फिर काशीराम, या फिर मायावती, या फिर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है ना काशीराम है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1969 में, या फिर 1970 में, या फिर 1971 में, या फिर 1972 में। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है ना कब स्वतंत्र हुए, तो दोस्तों 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुए, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में ऐसे कौन राष्ट्रीय दल नहीं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको भारतीय जनता पार्टी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया राष्ट्रीय जनता दल। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं
कि कौन जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल जो है ना ये जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को पता है कि इस वीडियो में हम लोग 80 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में और इनके साथ से सेंटअप परीक्षा के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ये जो है ना 80% को बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय की महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनके साथ साथ पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं www.majortarget.co.in पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस और इनके साथ साथ जो आने वाला सेंटअप परीक्षा है ना उसको ऑफिशियल आंसर की जो है ना हम अपलोड कर दिए हैं। सभी का जो है ना आप लोग को सभी सब्जेक्ट के जो है ना मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए हमें 36 नंबर प्रश्न क्या कराया कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए में आपका 15 अगस्त 1947 में, या फिर 15 जनवरी 1950 में, या फिर 26 जनवरी 1950 में, या फिर 26 अगस्त 1950 में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भारत में जो गणतांत्रिक संविधान को जो है ना 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका चूना पत्थर, या फिर बॉक्साइट, या फिर ग्रेनाइट, या फिर लोहा। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना चूना पत्थर है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या करा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको असम में, या फिर राजस्थान में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तमिलनाडु में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं असम राज्य में जो है ना खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दिया बेंजीन, या फिर यूरिया, या फिर एंड्रीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया फॉस्फोरस। तो दोस्तों मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है ना एंड्रीन है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। इनके साथ साथ जो यहाँ पे हम लोग 80 ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं ना, ये 80% आपका लर्न टॉप क्वेश्चन है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ये 80% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके सेंटअप परीक्षा में भी 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, और इनके साथ साथ फाइनल एग्जाम में तो देखने को मिलेगा ही, और सेंटअप परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कराए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर पंडित नेहरू ने। तो दोस्तों देश के बांधों को जो है ना पंडित नेहरू जी ने जो है ना भारत का मंदिर कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या करेगा कि सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन ए में आपको एंथ्रेसाइट, या फिर बिटुमिनस, या फिर लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पीट। तो दोस्तों सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है ना पीट होता है, और दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का कोयला क्या होता है एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या करेगा कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका पतंजलि को, या फिर चरक को, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया सुश्रुत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयुर्वेद का जनक जो है ना चरक को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए में आपका दिया है रिहंद बांध, या फिर हीराकुंड बांध, या फिर भाखरा नांगल बांध, या और ऑप्शन डी में आपका दिया है नरोड़ा बांध। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो भारत का जो सबसे लंबा बांध है ना हीराकुंड बांध है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराया कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका पेट्रोल रसायन, या फिर लो अयस्क, या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव, और ऑप्शन डी में आपका दिया चीनी उद्योग। तो दोस्तों उपभोक्ता उद्योग जो होगा ना चीनी उद्योग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या कराया कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए में आपको तो चीनी उद्योग, या फिर कागज उद्योग, या फिर खिलौना उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत उपकरण उद्योग। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो छोटे पैमाने का उद्योग होगा ना चीनी उद्योग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि
फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो भी जो है ना अभी से तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और ऑप्शन डी में आपका दिया सल्फर डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भोपाल गैस त्रासदी में जो है ना एक गैस का रिसाव हुआ, तो जो जहरीला गैस था, और इनमें जो है ना बहुत सारे आदमी क्या हो गए थे, मर गए थे, यानी कि तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ना एक प्रकार का क्या हो गया मानवकृत संसाधन है, ठीक है। और ये जो है ना इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है ना रिसाव हुआ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेडबी, या फिर सेबी, या फिर आरबीआई, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना सेबी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेबी काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन ए में आपको बिहार, या फिर पंजाब, या फिर हरियाणा, या फिर गोवा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भारत में जो है ना किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों भारत के बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 2015 में, या फिर 2016 में। तो दोस्तों भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी ना 2015 में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र है, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को प्रश्न जो है उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है। ऑप्शन ए में आपको भारत, या फिर हंगरी, या फिर चीन, या फिर अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भारत जो है ना अपना देश है, ये भारत जो है ना एक प्रकार का मिश्रित राष्ट्र है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है, भारत है। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए ना तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के जो आने वाले जो सेंटर परीक्षा है ना उसका आंसर की ऑफिशियल जो है ना अपने वेबसाइट पे आ गया है। सभी जो है ना सब्जेक्ट के आंसर की को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के जो है ना आप लोग जो है ना सभी विषय के अच्छी तरह से अभी से पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग जो है ना विजिट जरूर कीजिएगा, हमारी वेबसाइट में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को है ना बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए में आपका पटना, या फिर गया, या फिर शिवहर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नालंदा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा। तो दोस्तों बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बिहार में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर चंडीगढ़, या फिर हरियाणा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गोवा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों भारत के जो है ना गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 53 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना कितना से शुरू होता है और कितना से कितना तक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या फिर 1 जुलाई से 30 जून तक, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, लल्लन टॉप क्वेश्चन ये भी है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में अभी से तैयारी करके अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वित्त विभाग, और ऑप्शन डी में आपका दिया राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है ना CSO करता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया देसी बैंकर या फिर महाजन या फिर व्यापारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया सहकारी बैंक। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय संसाधन है ना महाजन है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान के जो आपका आने वाला सेंटर परीक्षा है ना सभी प्रश्न का यहाँ पे हम लोग जो है ना आंसर की को देख रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, उनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में आने की काफी संभावना है। इसलिए एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अभी से नोट कर लीजिएगा और उसे याद करते हुए जाइएगा। और दोस्तों सभी प्रश्न अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे सिंपली जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन का पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, और इनके साथ साथ जो है ना जो सेंटर परीक्षा होने वाला उसका आंसर की जो है ना आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना हमारे वेबसाइट में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न को बताए गए हैं, और इनके साथ साथ जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के ठीक है सभी प्रश्न को बताए गए हैं, जो आप लोग जो है ना यूं ही ऑनलाइन पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे इसको ला सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। ऑप्शन ए में आपका सेठ साहूकार या फिर रिश्तेदार या फिर व्यवसायिक बैंक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महाजन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कौन ऐसा संस्थागत है जो वित्त साधन है। तो दोस्तों आप लोग को देखिएगा ये जो व्यवसायिक बैंक होता है ना जो ये क्या होता है कि वित्त साधन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत का जो सेंट्रल बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जिसे हम लोग कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। ऑप्शन ए में आपको प्रोफेसर इकबाल यूनुस या फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या फिर मोहम्मद रहीम यूनुस, और ऑप्शन डी में आपका मोहम्मद शफीक यूनुस। दोस्तों बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति थे ना कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराएगी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, यानी कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना इसका कार्यकाल पीरियड कितना होता है, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। दोस्तों 5 वर्ष का होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पटना नगर निगम के प्रधान को जो है ना महापौर कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 110% पूछने की काफी संभावना है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में आपका सिपाही या फिर किसान या फिर जमींदार या फिर नाविक, यानी कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था। दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से जो है ना नाविक था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया लुई 18वां या फिर नेपोलियन बोनापार्ट या फिर नेपोलियन द्वितीय या फिर बिस्मार्क। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जालबेरिन कैसी संस्था थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका क्रांतिकारियों की या फिर व्यापारियों की या फिर विद्वानों की या फिर पादरी एवं सामंतों की। तो दोस्तों जालबेरिन जो है ना ये व्यापारियों की संस्था थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया मैजिनी ने या फिर हिटलर ने या फिर बिस्मार्क ने या फिर विलियम प्रथम ने। तो दोस्तों रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किया था ना बिस्मार्क जी ने किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आया था। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड या फिर रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रस्ताव। तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना कौन देश आते, तो दोस्तों ऑस्ट्रिया आते, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते, तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है ना यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर
जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो majortarget.co.in पर जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा में का जो आंसर की है ना, वहाँ पे इजीली आप पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि काउन काबुर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में आपका तो सेनापति, या फिर फ्रांस में राजदूत, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो काउन काबुर को विक्टर एमेनुअल ने जो है ना ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका लेनिन को, या फिर स्टालिन को, या फिर जेडोंग को, और ऑप्शन डी में आपका दिया कार्ल मार्क्स को। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो कार्ल मार्क्स है ना इसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जर्मनी में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1848 में, या फिर 1864 में, या फिर 1867 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1883 में। तो दोस्तों दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था ना 1867 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में आपको केरेंस्की, या ट्रोट्स्की, या फिर लेनिन, या स्टालिन है। दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो रूस में बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना लेनिन ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु जो है ना 1924 ईस्वी में हुई थी। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या कराया कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 1888 ईस्वी के रविवार को, या फिर 1889 ईस्वी के रविवार को, या फिर 1905 ईस्वी के रविवार को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खूनी रविवार जो है ना 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न क्या कराया कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 1907 ईस्वी में, या फिर 1908 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में, या फिर 1911 ईस्वी में। सभी प्रश्न लंदन टॉप क्वेश्चन है। ये 80% जो है ना काफी महत्वपूर्ण है और लंदन टॉप क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते ना, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है। तो दोस्तों वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की जो स्थापना किया था ना, कब किया था? 1907 ईस्वी में किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वियतनाम का एकीकरण कब और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो दोस्तों 1975 ईस्वी में हुआ था पूर्ण वियतनाम का एकीकरण। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या कराया कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, या फिर नरोत्तम सिन्होक के द्वारा, या फिर कुआंग के द्वारा। ऑप्शन डी में आपका दिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों काम्बोडिया में है। और अंकुरवाट के मंदिर में जो है ना किस भगवान का पूजा किया जाता है? दोस्तों भगवान विष्णु का जो है ना पूजा किया जाता है। ठीक है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न क्या कराया कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका हो ची मिन ने, या फिर फान बुई चाओ ने, या फिर कुआंग ने, और ऑप्शन डी में आपका त्रिउ थु ने। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है ना इनके लेखक कौन है? फान बुई चाओ है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जेनेवा समझौता, या फिर हनवी समझौता, या फिर पेरिस समझौता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों 1905 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना, इसे हम लोग हनवी समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न क्या कराया कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस
वीडियो में हम लोग समाज विज्ञान की जो आप लोगों का सेंटर परीक्षा होगा ना, सभी परीक्षा यानी कि सेंटर परीक्षा के साथ साथ जो बिहार बोर्ड का और जो आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए जो है ना इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो में 80 ऑब्जर्व क्वेश्चन को जो सेलेक्ट किए हैं, ये 80% में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि 80% मोस्ट इंपॉर्टेंट एम भी है, 100% आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में आपको 1916 में, या फिर 1918 में, या फिर 1920 में, या फिर 1922 में। तो दोस्तों लखनऊ समझौता जो है ना 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कह रहे हैं ना काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका उजला ग्रह, या फिर नीला ग्रह, या फिर हरा ग्रह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लाल ग्रह। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही ना पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन ए में आपको फ्लोराइड, या फिर क्लोराइड, या फिर आर्सेनिक, या फिर लोहा का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बिहार में जो अति जल दोहन से जो है ना आर्सेनिक तत्व का जो है ना संकेंद्र बढ़ा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन ए में आपका 55%, या फिर 60%, या फिर 65%, या फिर 70%। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल की मात्रा निहित होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको अफ्रीकी कन्वेंशन, या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन, या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो एक कन्वेंशन हुआ था ना, इसे हम लोग अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है 80 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये 80 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा ही, और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, मेरा गारंटी है। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ और इनके साथ साथ जो सेंटर एग्जाम होने वाला है ना, उनका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं www.measuretarget.co.in पे जाके हैं जो है ना आप लोग इजीली सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, और अपने बोर्ड परीक्षा में अभी से तैयारी करके नवंबर से तैयारी करके जो है ना 480 प्लस इसको ला सकते हैं, मेरा गारंटी है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया, देखिएगा क्वेश्चन से करा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका गंगा नदी को, या फिर गंडक को, या फिर कोसी को, या फिर पुनपुन को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से यही कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में भी बताना है कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।